नमस्कार, NH1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। आज हमारे खास मेहमान हैं जम्मू कश्मीर की शान और हाल ही में इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये कुलदीप हंडू हैं। कुलदीप साहब, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। आज काफ़ी दिनों के बाद हम आप तक पहुंचे हैं। काफ़ी देर से हम इंतज़ार कर रहे थे। पहले तो कांग्रेचुलेशंस फॉर द्रोणाचार्य अवार्ड। क्या देखते हैं सर, कोविड-19 के दौरान जिस तरीके से आप पर्सनली तो रिसीव नहीं कर पाए, मगर जिस तरीके से ये अवार्ड आया है जम्मू कश्मीर के लिए, कैसा देखते हैं? सर, एक बड़ी उपलब्धि होती है कोच के लिए कि एक बड़ा एक ड्रीम होता है कि द्रोणाचार्य अवार्ड मिलना। तो इसमें सर बड़ा हार्ड वर्क रहता है, बहुत मेहनत रहती है इसके पीछे। बट एक कोच को ये इससे सम्मान मिलना तो इससे बड़ा कुछ होता नहीं है। बोलते हैं ना सर कि एक ड्रीम कम्स ट्रू, दैट हैज हैपन, कि एक मेरा सपना पूरा हो गया। तो ये मेन था सर। तो इस समय हम बता दें कि ये जिस तरीके से कुलदीप हंडू है, पिछले 25 साल से लगातार ये वुशु गेम को ये प्रमोट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर जैसी डिफ़िकल्ट जगह पर इन्होंने इस गेम का नाम बनाया और इस समय ये पूरे देश की जो वुशु की टीम है उसको लीड कर रहे हैं। सर, पिछले अगर हम 2-4 सालों की बात करें, वुशु ने काफ़ी डेवलप किया है, काफ़ी मेडल्स आपने इसमें लाए हैं। कितनी मेहनत आपने इसमें दी है, कितना हार्ड वर्क है जो इसमें बच्चे खेल रहे हैं, जो एथलीट्स हैं, कितना हार्ड वर्क देखते हैं? एज पर्सनली अगर मैं देखा तो इसमें सर मतलब मेहनत के बगैर, तो आप खुद ही बोल रहे हैं, मेहनत के बगैर तो कुछ मिलता नहीं है सर। मैं 1993 से वुशु के साथ एसोसिएट हूँ। तो तब से मैं एज प्लेयर किया था ज्वाइन। तो मैं 11 साल लगातार नेशनल चैंपियन रहा। तो फिर इंटरनेशनल मतलब प्लेटफॉर्म पे मैंने 6 मेडल लाए थे। बट जो उस टाइम रिकॉग्निशन थी उतना वेटेज नहीं था, स्पोर्ट्स उतना पॉपुलर नहीं था, क्योंकि 1989 में इंडिया में आई थी बट पॉपुलर नहीं थी। बट मुझे बहुत सारे पीछे फीडबैक करते थे, यार आप दूसरी बॉक्सिंग में जाओ। मैं बॉक्सिंग भी करता, मैं ऑल इंडिया पीस में बॉक्सिंग में मेडलिस्ट हूँ, ताइक्वांडो मेडलिस्ट हूँ। मैं मुझे बोल रहे थे कि आप थोड़ा सा उस पर फोकस करो कि वुशु भी इतना पॉपुलर नहीं है। बट आई नेवर गेट डिरेल फ्रॉम माई ट्रैक। जो मेरा एक पाथ था मैंने उसको कभी डिरेल नहीं होने दिया। तो मैं अपना परिश्रम करता रहा, मेहनत करता रहा। मैं कोचिंग में 2006 में आया, तो मैं नेशनल टीम के साथ रहा। साथ ही साथ मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती थी, मैं यहाँ पर अपने स्टेट में होता हूँ, यहाँ पर बच्चे भी तैयार करना। तो अब वक्त ये आ गया कि जब मैं एज कोच आया इंडियन टीम के साथ, इंडिया का रैंक जो था उस टाइम मेडल टैली में 50 हुआ, 55 ऐसे रैंक था हमारा। तो एट प्रेजेंट अभी देखा जाए तो हमारा अभी वर्ल्ड में नंबर 3 है। तो यहाँ से वो जर्नी रही है। तो इस जर्नी में कितनी हार्डशिप आ गई, कितने आपको अप्स एंड डाउन्स आ गए। बट मैं कभी ड्रिल नहीं हुआ। मुझे सपोर्ट, बड़ा सपोर्ट मिला, फैमिली से सपोर्ट मिला, डिपार्टमेंट से सपोर्ट मिला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सपोर्ट मिला, अपनी जो फेडरेशन है उनका तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है। तो मेरे जो गुरु थे उनका बड़ा सपोर्ट था, और जो मेरे फ्रेंड्स वेल विशर्स थे उनका बड़ा सपोर्ट रहा। उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, आप पीछे नहीं हटो, हम आपके साथ हैं। आई नेवर लुक बैक। तो मैं चलता रहा और विद द रिजल्ट आज इंडिया नंबर 3 है वर्ल्ड में। आप जम्मू कश्मीर पुलिस से जुड़े हैं, इस समय आप इंस्पेक्टर के पद पर भी हैं। आपको क्या लगता है कितना सपोर्ट मिला डिपार्टमेंट की तरफ से? आप फ्री हैंड दिया गया कितना कि आप सपोर्ट को प्रमोट करें? सर, मैं 1998 में एज सब इंस्पेक्टर आया था पुलिस में। तो तब से लेकर आज तक मैं स्पोर्ट्स में ही अपना करियर देखता रहा, और मुझे डिपार्टमेंट का बड़ा सपोर्ट है कि उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला कि नहीं, बेसिकली हमारी जॉब तो पुलिसिंग है। बट मेरा स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान था। मैं नेशनल मेडल देता रहा, इंटरनेशनल मेडल देता रहा, फिर कोचिंग में मेडल आते रहे। डिपार्टमेंट ने कभी मुझे रोका नहीं। तो साल भर आप डिपार्टमेंट से बाहर जाते तो वो बड़ी प्रॉब्लम होती है। बट मेरे डिपार्टमेंट ने कभी नहीं पूछा, और इट इज़ बिकॉज ऑफ माई डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट जो सपोर्ट था, तो मैं आज स्टैंड हूँ कहीं पर। सर, क्या लगता है आपको कि जम्मू कश्मीर जैसी डिफ़िकल्ट जगह में आपने वुशु को इस लेवल पे पहुंचा दिया है कि दुनिया भर में इस समय आपका नाम लिया जा रहा है? द्रोणाचार्य अवार्ड आपके लिए ये पहला स्टेप रहा कि आपने इतना बड़ा अवार्ड जीता। आने वाले दिनों में हम उम्मीद करेंगे कि आप इससे भी बड़े अवार्ड जीते। मगर आप जम्मू कश्मीर जैसी जगह को कैसे देखते हैं कि जहाँ क्रिकेट या और जो गेम्स है उसको ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी, ये गेम्स कहीं पे नज़र नहीं आती थी, मगर कैसे आपने इसको डेवलप किया? सर, यही है कि ये आप ये डिपेंड है कि आपकी वर्किंग क्या रहेगी। मैंने आपको पहले ही बोला था सर कि जब मेरा एक पाथ था, मैं पहले ताइक्वांडो स्टार्ट किया था। 1998 में ताइक्वांडो खेलता रहा, मेरे वहाँ पर 3-4 मेडल भी थे। बट वुशु साथ है, 95 से खेलता रहा, मेरा लगातार उसमें चैंपियन रहा मैं। बट मेरा जो फोकस था, मुझे गेम में जो इंटरेस्ट था, दैट इज वुशु वाले, कि मुझे इसमें ज़्यादा ध्यान इंटरेस्ट था, क्योंकि अच्छा कॉम्बैट स्पोर्ट्स है पूरा। इसमें अपनी फिटनेस प्लस आप सेल्फ डिफेंस के तौर पर इसको यूज़ कर सकते हो। मेरा टारगेट ही रहा कि मैंने वुशु में ही एक्सेल करना है।
तो बहुत सारे फैक्टर्स आए इसमें कि ये अभी रिकॉग्नाइज नहीं, वही कहीं पर मिलता था, यार अभी ये जानती नहीं गेम तो हम आपको क्या देंगे, ये करेंगे। आई नेवर गेट ड्रिल्ड, मैं अपना टारगेट अपना कायम रखा। मैं अपना स्टेट में यहाँ पर जानते नहीं थे कोई, बट मैं हर JNK के स्टेट के हर कोने में गया उस टाइम 22 डिस्ट्रिक्ट से। एट प्रेजेंट वुशू इज द ओनली स्पोर्ट्स इन JNK जिसने वर्ल्ड में मेडल दिया, एशियन गेम्स में जो पहला मेडल आया, एशियन चैंपियनशिप में दिया, साउथ एशियन चैंपियनशिप में, और 22 के 22 हमारे उस टाइम डिस्ट्रिक्ट से। एट प्रेजेंट 20 डिस्ट्रिक्ट से 20 के 22 के 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट में हमारी गेम चल रही है। और मैं बोलूँगा आपकी कि ये 2 प्रोविंशियल स्टेट है, वन इज जम्मू और सेकंड इज कश्मीर। जम्मू में हमारे लड़के बहुत एक्सेप्शनल बच्चे हैं कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में लड़के मेडल ला गए, एशियन गेम्स में मेडल आए जम्मू से। बट कश्मीर को अगर हम देखा जाए, वहां पर भी हमारे जूनियर वर्ल्ड में एक सलीम कुमार बड़गाम से लड़का है, वहां का मेडल आया। जूनियर एशियन चैंपियनशिप में एक लड़की सिल्वर मेडलिस्ट है श्रीनगर से, उसका सिल्वर मेडल आ गया। मॉस्को वुशू स्टार्स में उसका गोल्ड आया। जिबिना अख्तर बारामूला से, उसका अर्मेनिया में उसका सिल्वर आ गया। एजाज अनंतनाग का उसका इंटरनेशनल इवेंट में उसका गोल्ड आ गया। बांडीपुरा से लड़की है, उसका सब जूनियर मेडल आ गया। मतलब कि मैं बोल रहा हूँ कि हमारे हर जगह गेम फैल हुई है और लड़के बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है। और मैं जब श्रीनगर जाता हूँ तो वो पूरा क्लब करके मेरे को एक जगह देते हैं, जैसे हम जाएंगे गांधरबल जाएंगे तो वहां पर वो कैंप लगाएंगे 8-10 दिन में, तो पूरा मेरे से वो अपना मतलब जो आइडियाज लेते हैं मेरे से, और वो पूरे साल उसमें प्रैक्टिस करते हैं। और विद रिजल्ट जो मेरी टीम है पूरे जम्मू और कश्मीर में, जो टीम है, मेरे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज हैं जो मेरे साथ हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहे हैं। और विद देयर हार्ड वर्क आज JNK वुशू इस टाइम वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स है JNK। सर, आप जम्मू के लिए और पूरे देश के लिए इस समय आइकॉन है। आपको काफ़ी फैन फॉलोइंग है, आपकी लोग आपको देखते हैं। उनका पर्सनल इंटरेस्ट भी है कि क्या लाइफ रही, आपने किस तरीके से बिगिनिंग की, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, आप कहाँ से हैं और कहाँ स्टडीज़ हुई आपकी, उसके बाद किस तरीके से गेम में आए और कितना हार्ड वर्क था। सर देखो, मैं बोला कि आप अगर हर किसी जो अचीवर्स हैं, मतलब हर किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके ही उन्होंने कुछ अचीव किया है। मैं तो अपने आप को भी कुछ समझता नहीं क्योंकि आई स्टैंड नो वे, बट जो मेरा जो जर्नी रही है, बेसिकली आई बिलोंग टू कश्मीर। मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, मैं पैदा वहाँ पर हुआ हूँ, मैं कश्मीरी पंडित हूँ। तो कश्मीरी पंडित का एक थीम है कि वहाँ पर मतलब जितने भी आप देखोगे कश्मीरी पंडित आपको भी जानते होंगे, उनका टारगेट है खाली पढ़ाई करना, खेलना मिलना तो वहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है सर। तो जब हम इनिशियल 8वीं तक हम श्रीनगर में थे तो मेरे घर वाले, हम चोरी चोरी क्रिकेट खेलते थे, मुझे मार पड़ी थी बड़े, क्रिकेट की पढ़ाई कर, दरबदरी करेगा। उस टाइम वहाँ होता था खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब, ये फंडा था। तो वो बड़ी हार्डशिप रही। और मैं पढ़ाई में भी एक्सल था, ठीक था पढ़ाई में। तो उस टाइम मेरा इंटरेस्ट था कि चलो डॉक्टर या इंजीनियरिंग में जाना, क्योंकि सेट टारगेट था भाई, आइदर डॉक्टर या इंजीनियर जाना आपने। तो फिर जब 1990 में माइग्रेशन हुई तो सारा जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ गए, सारा जो चेंज हो गया। फादर साहब पे इतना बर्डन पड़ गया कि कहने की बात नहीं। तो फिर हम 14 साल तो हम किराए पे रेंटेड हाउस रहे। तो मगर पेरेंट्स ने कभी मुझे डाउन नहीं होने दिया, उन्होंने मुझे पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया। मैं स्पोर्ट्स की तरफ फिर ध्यान चला गया। 1993 में ज्वाइन किया स्पोर्ट्स। तो उन्होंने मुझे कभी डिमोरलाइज किया नहीं, हम आपको सपोर्ट नहीं करिए। मदर मेरे को देखे नहीं, इसको स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट है, और लोग भी बोलते थे कि इसकी हाइट अच्छी है, इसको खिलाओ विलाओ। तो मेरी मदर भी उसे नहीं है, बंटू हम खिला रहे हैं, इसको खेलने दो। तो मुझे बेचारी कहाँ से वो अपने जो उसको पॉकेट मनी मिलती थी मुझे देती थी। वो खाना वाना में मुझे अगर सपोज करो दूध होता था, मुझे किलो 1.5 किलो दूध अलग से रखती थी। तो उस तरह से मुझे वो तो बड़ी हार्डशिप थी। तो लाइफ में बड़ी कठिनाई रही, मगर हर कॉर्नर से मुझे सपोर्ट ही मिला। जैसे मेरे गुरु थे 1993 के पास, उनके पास गया ना, विशाल शर्मा जी, तो उनका तो मैं बोल नहीं सकता कि अगर मैं हूँ बिकॉज ऑफ हिम ओनली, कि अगर वो नहीं होता शायद मैं भी इस गेम में होता। उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया कि ये नहीं कि खाली मॉरल्स बूस्ट इतना कहने कि मुझे इतना करते थे, वो कहने की बात नहीं। मुझे बोलते नहीं तेरा फिजिक इतना है, यू कैन डू एनीथिंग, तो बट जस्ट फोकस ऑन गेम और अपना टारगेट रखो, और दाएं बाएं चीजों में नहीं जाना, गलत चीजों में नहीं जाना, जस्ट फोकस पढ़ाई और ये, और कुछ नहीं। और फाइनेंशियली जब मैं मतलब 2-4 टूर्नामेंट्स में गया तो सर ने मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया। तो हर बार मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी उस टाइम, तो बिकॉज ऑफ सर अगर मैं हूँ तो आज उनकी वजह से। कहीं ना कहीं सर आपको माइंड में कभी आया लाइफ में कि मैं इतना स्पोर्ट्स खेला है, 28 साल आपने इसको दे दिए, जिस तरीके की अचीवमेंट्स आपने देखा होगा कि जो दूसरी गेम्स है, क्रिकेट जैसी गेम में अगर आप थोड़ा सा कुछ कर जाएं तो पूरे इंटरनेशनल मीडिया में आपका नाम हो जाता है। आपको कहीं कहीं मलाल हुआ कि जिस गेम को मैंने इतना प्रमोट किया, 28 साल के बाद उसकी जो आपको फल मिला है 28 साल के बाद,
नहीं, ये तो नहीं रहा सर, क्योंकि मैंने उसमें देखो सर, ये आपका ये डेस्टिनी होती है हर किसी की। हर कोई बादशाह नहीं हो सकता, हर कोई सचिन तेंदुलकर भी नहीं बन सकता। तो मैं बोलूंगा अपने फील्ड में, मैं भी अपने गेम में विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अच्छा हूँ सर। नाम है, भगवान ने इज्जत दी है, वो मिला है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। चलो देर आ गया पर दुरुस्त आ गया, बट जो मेरी मेहनत थी उसका फल मुझे द्रोणाचार्य अवार्ड मिल गया, ये मेरे लिए बड़ा। और आई फील वेरी प्राउड दैट आई एम द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द द्रोणाचार्य अवार्ड ऑफ द स्टेट। ये मेरे लिए फख्र की बात है। तो मैं आपका एक्सपीरियंस भी जानना चाहूँगा। यू आर अ कॉप, तो क्या लगता है आपको कि जब आप वर्दी पहनकर निकलते हैं तो कैसा फील होता है? बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन आपको कम अपॉर्चुनिटी मिलती है, मगर जब आप जाते हैं तो कैसा आप देखते हैं? क्या आपने कभी कहीं पुलिस स्टेशन में जॉब की है? क्या आपने किया है कोई इस तरीके का काम? देखो सर, वर्दी डाल के अपना सा क्रेजी अलग होता है। जब लगता है कि कुछ अलग सा भी फील होता है जब मैं वर्दी डालता हूँ। मैं इनिशियल स्टेज में 2 साल मैंने प्रोबेशन किया, नरवाल चौकी में था मैं वहाँ पर रहा। बट पुलिसिंग तो बहुत अच्छा है, बट मेरा जो तवज्जो था स्पोर्ट्स की तरफ, तो मुझे डिपार्टमेंट ने स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया। बट जब मैंने यूनिफॉर्म जब आप वर्दी डालता हूँ, क्योंकि उसी का खाता ऑलराउंडर की वजह से इज्जत मिली है, तो उसके पहन के ही अपना कुछ अलग फील होता है। उस समय लगता है कि नहीं, कुछ जैसे मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ तो उस टाइम भी कुछ फील होता है कि मेरे पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई है। तो सर बहुत ब्रीफ पे आप जाते जाते मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कहेंगे उन यंगस्टर्स के लिए जो बहुत कम उम्र में जो है उम्मीद खो बैठते हैं कि हम इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, अब हमसे नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपको अगर वो रोल मॉडल मानते हैं, देखेंगे कि आपने जिस तरीके से स्ट्रगल की है लाइफ में, क्या कहना चाहेंगे? सर उसमें ये बहुत अच्छी बात बोली आपने कि क्या है कि मतलब आजकल जो यूथ है वो सर इतना वेट नहीं करते हैं, उनको जल्दी वो मिलना चाहिए। अगर वो कुछ करेंगे तो उसका रिजल्ट उसका जल्दी मिलना चाहिए। बट मैं उनको बोलूँगा कि अगर आपका कुछ एम है, आपका लक्ष्य है कुछ, उस लक्ष्य को आप फाइनल रखो, टारगेट रखो, तो उसमें जो ऑब्स्टिकल्स आ जाए उसको ओवरकम करो और आपका वो टारगेट जरूर मिलेगा। नेवर गेट डिलेड। जो आपका टारगेट है उससे कभी अलग नहीं होना। फोकस करो अपने टारगेट पे, 100% आपको मिलेगा। उसके लिए परिश्रम करो, मेहनत करो, बी डेडिकेटेड, सिंसियर एंड डिटरमाइंड, आपको वो टारगेट जरूर मिलेगा। बट उसमें आपका पेरेंट्स का बड़ा सपोर्ट चाहिए, वो जो आपका कोच है उसकी, कोच है टीचर हो, उसकी बड़ी इज्जत करो, क्योंकि वही आपको वो रास्ता दिखा सकता है। क्योंकि आपका कोच है टीचर, ही कैन एक्सट्रैक्ट बेस्ट आउट ऑफ यू, वही निकाल सकता है, वही आपको बता सकता है कि आपको कमी क्या है, तो उस पर किस पे काम करना। तो उस टीचर पे रिले करो और उसको वो जो बता रहा है उस पर वर्क करो। सेकेंडली मैं उसमें आपको साथ ही बोलूँगी, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो स्पोर्ट्स थोड़ा सा यहाँ पर मतलब J&K इज फील्ड विद बहुत पोटेंशियल है। बट ये है कि उनको नरिश कैसे करना, दैट इज द गवर्नमेंट। यहाँ पर जो कमियां हैं गवर्नमेंट उस पर काम करेगी। मैं बोल रहा हूँ कि J&K एक हब बन जाएगा स्पोर्ट्स में। और मैं उन यूथ को बोलना चाहता हूँ कि अपना गोल टारगेट फिक्स करो और उसको मतलब टारगेट रहना चाहिए आपका कि मैंने अचीव क्या करना। जो ऑब्स्टिकल्स आ जाए उसको ओवरकम करो और नेवर गेट डिलेड फ्रॉम योर। इस समय तो सर आप नेशनल टीम को हेड कर रहे हैं, तो आप इस समय उनके कोच हैं। क्या आप देखते हैं फ्यूचर में आने वाले दिनों में जो टूर्नामेंट्स आने वाले हैं, क्या टारगेट आपने सेट किया है? एक पॉइंट। दूसरा, लास्ट जाते जाते मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा, अभी कितनी उम्मीद आपको है यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, और क्या लगता है कि क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पे इम्प्रूव करनी चाहिए? सो फर्स्ट कि मैं नेशनल चीफ कोच हूँ इंडिया का, तो हमारा ऐसा जो मेन इस टारगेट है दैट इज 22 एशियन गेम्स है हमारी, और 24 में भी शायद यूथ ओलंपिक गेम है। तो उसमें हमारा टारगेट है कि मेरा लक्ष्य, क्योंकि अभी द्रोणाचार्य मिला तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा पड़ गई, तो मेरा जो एक सपना है कि इंडिया का गोल्ड एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप हमारे 3 गोल्ड आ गए, बट एशियन गेम्स एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं चाहता हूँ कि इंडिया का वहाँ पर इस बार 22 में गोल्ड दे दूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो जो गोल्ड है वो जम्मू कश्मीर से आ जाए, क्योंकि J&K में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। जस्ट नरिशमेंट की जरूरत है, गवर्नमेंट का थोड़ा सपोर्ट चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, तो J&K गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, बट थोड़ा सा अभी यहाँ पर पॉलिसी है, वो पॉलिसी अगर यहाँ पर अडॉप्ट हो जाए तो J&K अलग ही हो जाएगा डिफरेंट अदर स्टेट से। सेकंड बात है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बोली कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, स्टेट में बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, बट उसमें साथ अभी 2-3 फैक्टर्स और जिसपे हमने गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, दैट इज इक्विपमेंट्स प्लस कोचेस। हमारे पास कोचेस और इक्विपमेंट्स हमारे पास नहीं है उतने, वो कोचेस को अपॉइंट करो, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे NIS डिप्लोमा होल्डर्स हैं और इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं,
तो उनको यूटिलाइज किया जाए, उनको सर मतलब एज कोच लगा दिया जाए और जो बेस्ट स्टैंडर्ड के इक्विपमेंट्स है वो प्रोक्योर किया जाए, और जो लड़के को फैसिलिटीज है, जो हमारे पास JNK में जो प्लेयर्स हैं उनको जो फैसिलिटीज है, पॉलिसीज को अडॉप्ट किया जाए। मेन है पॉलिसी जब तक नहीं आएगी तब तक एक स्टेट डेवलप नहीं होता। जब हमारी स्टेट में पॉलिसी अडॉप्ट हो जाएगी, हमारा जो नक्शा है वो चेंज हो जाएगा। बहुत शुक्रिया हंडू साहब। अभी हमारे साथ थे कुलदीप हंडू, ये इंडियन वुशु टीम के कोच हैं और हाल ही में इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इनसे हमने जो अभी बात की है, इनका कहना है कि आने वाले दिनों में इनका टारगेट एशियंस गेम है और जम्मू कश्मीर में ये चाहते हैं कि स्पोर्ट्स डेवलपमेंट जो हो रहा है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो और यहाँ का जो पोटेंशियल है उसे निखारने की इनका कहना है कि उसकी ज़रूरत है। गवर्नमेंट को इस पर थोड़ी सी तवज्जो ज़रूर देनी चाहिए। आप जुड़े रहें नेचुरल न्यूज़ के साथ।